हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं और आज महिला दिवस भी है, उसकी भी सब लोगों को शुभकामनाएं। इस यूट्यूब चैनल पर हम एमपीपीएससी 2024 के लिए निर्धारित पूरे सिलेबस को निःशुल्क रूप में पढ़ रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमने 10वीं यूनिट को क्रमबद्ध रूप से पढ़ा। अब हम 6ठी यूनिट को लगभग समाप्त करने वाले हैं। कल इसी से रिलेटेड एक एमसीक्यू क्लास भी ऑनलाइन रहेगी, आप सब उसे अटेंड कर सकते हैं, लाइव क्लास रहेगी वो। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमो बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम आज पढ़ रहे हैं ये लास्ट वाला पॉइंट जिसमें लिखा हुआ है भारत की विदेशी व्यापार नीतियां। यहाँ सबसे पहले जो फोकस करने की बात है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ एक शब्द में लिखा होता भारत की विदेश व्यापार नीति। इसका अर्थ होता है कि हमें इस बार जो नीति आई है वो पढ़ना है, लेकिन यहाँ इससे हट करके कुछ लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है भारत की विदेश व्यापार नीतियां, अर्थात बहुवचन को प्रकट कर रहा है। और ये बहुवचन तब किया जाता है जब हमें एक से ज्यादा किसी चीज को पढ़ना होता है। इसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि ये आजादी से लेकर आज तक जो भी नीतियां हमारे पास आई हैं, हमें उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन लेकर के जो वर्तमान की नीति है उसको डीप में पढ़ना है। शायद ये वाली बात आप सब लोगों को क्लियर रही होगी। अगर यहाँ लिखा होता कि भारत की विदेश व्यापार नीति, केवल ये शब्द होता कि नीति, तो हम उस स्थिति में फिर सारी नीतियां नहीं पढ़ते। लेकिन हमें अभी वर्तमान में, क्योंकि नीति यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए पूरी नीतियां, सारी नीतियां पढ़नी है, उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन लेनी है। चलिए आज इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत की विदेशी व्यापार नीतियां या भारत की विदेशी व्यापार नीति होती क्या है, इस शब्द का क्या अर्थ होता है। सबसे पहले जब भी आप कुछ पढ़े तो हमें उस शब्द के अर्थ पर, उस कॉन्सेप्ट पर फोकस करना चाहिए। चलिए शुरू करें। किसी देश की विदेश व्यापार नीति में विदेशी व्यापार के क्षेत्र में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय शामिल होते हैं। बहुत ही सरल शब्द में बोलने की कोशिश की गई है कि भैया किसी देश की विदेश व्यापार नीति का अर्थ होता है उस देश की सरकार द्वारा विदेशी व्यापार के क्षेत्र में लिए गए निर्णयों की श्रृंखला से, या जो निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं वही उस देश की विदेश व्यापार नीति होती है, जिसमें न केवल निर्यात तथा आयात से जुड़े हुए निर्णय होते हैं बल्कि इससे संबंधित उपाय, नीतियां और प्रक्रियाएं भी शामिल होती है। बहुत अच्छे से समझे कि इसमें केवल आयात और निर्यात ही शामिल नहीं होता है, इसमें सरकार द्वारा जो योजनाएं लाई जाती हैं, जो उपाय किए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, वो सब भी शामिल होता है। शायद एक छोटी सी बात क्लियर रही होगी कि विदेशी व्यापार नीति में हमें क्या पढ़ना होता है। देखिए, हमें विदेशी व्यापार नीति में पहला फोकस करना होता है आयात और निर्यात का जो डिफरेंस है, या आयात पर और निर्यात पर हमें पहले फोकस करना पड़ता है। फिर हमें सरकार द्वारा उस नीति को बनाने के लिए जो कानून लाया जाता है उसकी बात करनी होती है, उससे संबंधित जो योजनाएं लाई जाती हैं, और अगर एक्स्ट्रा कोई उपाय किए जाते हैं तो इन पांचों चीजों को विदेशी व्यापार नीति में पढ़ा जाता है। इसको और थोड़ा अच्छे से क्लियर कर दूं, मैं क्रमबद्ध तरीके से आपको बताता हूं कि देश की आजादी के बाद से लेकर हमारी आज तक की जो विदेशी नीतियां रही वो किस तरीके की, किस सोच पर आधारित रही। खैर, एक अच्छी बात यह है कि आजादी के बाद बहुत सालों तक 1991 तक हमारी कोई स्पेशल विदेश नीति रही ही नहीं, अर्थात सरकार ने किसी लिखित डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं लिखा कि हमारी विदेश नीति ऐसी है। ये तो हम उससे एक अनुमान लगा रहे हैं, इसलिए वो बड़ा सरल पड़ेगा। चलिए इसको कवर करते हैं। 1947 में देश की स्वतंत्रता के बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति आर्थिक राष्ट्रवाद पर केंद्रित थी। बहुत सरल सा प्रश्न यहां से बन सकता है, आजादी के बाद हमारी राष्ट्रीय नीति किस पर केंद्रित थी। यह लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति आर्थिक राष्ट्रवाद पर केंद्रित थी। क्या लिखा हुआ है? आर्थिक राष्ट्रवाद पर केंद्रित थी। याद रखिएगा, ये शब्द बहुत ही काम का है कि हमारी जो पहली, आजादी के बाद जो पहली राष्ट्रीय नीति थी या व्यापार नीति थी वो आर्थिक राष्ट्रवाद पर केंद्रित थी। ये शब्द याद रखना है, यही एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। 1947, देखिए 1947 में हमने कैसी सोच रखी, हमने सोच रखी कि हमें केवल आर्थिक राष्ट्रवाद को फोकस करना है, केवल आर्थिक चीजों को, गतिविधियों को बढ़ावा देना है, और हमारी पूरी विदेश व्यापार नीति इसी पर फोकस रहती थी। 1947 से 1990 के
दौरान भारत की आर्थिक विकास रणनीतियों में आत्मनिर्भरता और शिशु उद्योग नीति, आत्मनिर्भरता और शिशु उद्योग नीति अर्थात घरेलू विकसित औद्योगिकरण और आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करना प्रमुख लक्ष्य था। इस बात को बहुत अच्छे से समझो। 1947 से 1990 तक हमारी सरकार बहुत ज्यादा विदेशी व्यापार करना पसंद नहीं करती थी। हम फोकस करते थे आत्मनिर्भरता पर, अर्थात बहुत सारी चीजों पर अलग अलग प्रकार के प्रतिबंध होते थे, टैक्स लगाए जाते थे ताकि हम आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे सकें। याद रखना, तो 1947 से लेकर 1990 तक हमने आत्मनिर्भरता और शिशु उद्योग नीति अर्थात हमारे देश में छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके, इस नीति का पालन किया। यानी घरेलू विकसित उद्योगीकरण और आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करना, कि आयात को बढ़ावा देना और निर्यात को आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना अर्थात आयात को कम से कम करने की कोशिश करनी है, इस पर हमारा फोकस रहता था। अर्थात 1947 से लेकर 1990 तक का जो सरकार का पूरा ध्यान था वो इस बात पर नहीं था कि हम पूरे विश्व के व्यापार में भागीदार बन जाएं। हमारा ध्यान रहता था कि हम हमारा जो निर्यात है उस पर फोकस ना करते हुए केवल आयात जो हो रहा है, हम जो खरीद रहे हैं, आयात माने खरीदा हुआ, निर्यात माने बेचा हुआ, तो हम जो खरीद रहे हैं उसको भारत में ही पैदा करके उस खरीदने पर रोक लगाई जाए। कुल मिलाकर विदेशी व्यापार नीति क्या कहती है कि भैया हम विश्व में एक भागीदार बन जाए। 1947 से लेकर 1990 तक हमारा फोकस विदेश में व्यापार के हिस्सेदार पर बनना नहीं था। हमारा फोकस होता था कि हम देश में ही चीजें उत्पादित कर दें और विश्व के साथ कम से कम व्यापार करें, आयात का प्रतिस्थापन करें, आयात जो हम खरीद रहे हैं उसको देश में बना करके उसे रोकने की कोशिश करें, इस नीति का पालन किया जाता था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में न्यूनतम निर्भरता के विचार पर आधारित थी, यह प्रश्न आ सकता है। 1947 से 1990 तक हमारी नीति थी पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय व्यापार में न्यूनतम निर्भरता, कम से कम निर्भरता पर आधारित। याद रखना, अब क्या होता है 1990 में हमें सबको पता है कि आर्थिक संकट आया, तो बहुत शॉर्ट में आपको यह समझ आ गया होगा कि 1947 में हमने शुरुआत में कैसी नीति अपनाई, हमने आर्थिक राष्ट्रवाद पर केंद्रित नीति अपनाई। 1947 से 1990 तक भारत की सरकार का मानना था कि विदेशी व्यापार में हिस्सेदार मत बनो, हमें बनना ही नहीं है, हम तो देश में ही चीजें उत्पाद करके देश का ही काम चलाए और हम ना ज्यादा बेचते थे ना खरीदते थे, हमारा ऐसा फोकस रहता था। लेकिन क्योंकि हमारे देश में जो चीजें पैदा नहीं होती वो तो खरीदनी पड़ेगी, इसलिए आयात था, उसको प्रतिस्थापन पर रोक लगाने के लिए पूरी सरकार जोर लगाती थी और इसके अलावा कोई विशेष काम नहीं करती थी। आयात प्रतिस्थापन उद्योगीकरण ने स्वदेशी उत्पादन और उत्पाद के घरेलू उपयोग की प्राथमिकता के अनुसार आयात को कम किया। सरकार ने बहुत सारे जो प्रयास किए उनने आयात को कम तो किया, लेकिन आयात होने पर रोक नहीं लगा पाए। इस कारण इस तरह नीति का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण की प्रकृति सीमित रही। अर्थात सीधा कहा जा रहा है 1990 तक हम पूरे विश्व के व्यापार में कोई बहुत अच्छी रोल नहीं निभाते थे, ना तो उसकी नीतियों के साथ या वैश्विक नीतियों के साथ हमारा मेलजोल होता था। विश्व में एक अलग प्रकार की नीतियां चलती थी, हमारा देश अलग प्रकार की नीतियां पालन करता था, तो विश्व की नीतियों के साथ हमारा एकीकरण नहीं हो पाता था। 20वीं सदी के अंतिम दशक में भारत को व्यापार और आर्थिक भुगतान संकट के संतुलन का सामना करना पड़ा। अब क्या हुआ कि जो हम तेल खरीदते थे, जब खाड़ी देशों में युद्ध हुआ तो उस तेल के खरीदने के भाव बढ़ गए, उसके रेट बढ़ गए। इससे भारत का जो विदेशी व्यापार ढांचा था वो पूरी तरह ध्वस्त हो गया, और इस ध्वस्त हो जाने के कारण भारत की जो आर्थिक नीति थी वो विफल सी होने लगी। ऐसी स्थिति में हमने हमारी नीति को बदला। अब क्यों बदला वो पहले समझ लो, क्योंकि विश्व में खाड़ी युद्ध हो रहा था, तेल की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और भारत में व्यापार आर्थिक भुगतान संकट संतुलन का सामना कर रहा था। अर्थात हमारे पास भुगतान संतुलन की स्थिति नहीं थी। क्या होता है ये भुगतान संतुलन? आप जो खरीदते हो और जो बेचते हो, इन दोनों का अंतर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। हम बेच कुछ भी नहीं पा रहे थे और खरीद खूब सारा रहे थे, तो देशों को पैसे कैसे देंगे? हमारे पास वो भुगतान संतुलन, वो पैसा देने के लिए भी पैसा नहीं था। 1990 में चालू खाता घाटा जीडीपी के 3.2% तक पहुंच गया था। अब चालू खाता घाटा मत समझिए, ये समझ लीजिए कि चालू वित्त वर्ष में हमारी सरकार जो बजट बनाती है उससे ज्यादा पैसा खर्च हो जाए, उससे ज्यादा हमारा खर्चा हो जाए, तो वो जो डिफरेंस है उसे चालू खाता घाटा कहेंगे। तो जीडीपी का वो 3.2% तक पहुंच गया, के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि 3.2 स्तर पर पहुंचे।
जिसमें मुद्रास्फीति की 10% हो गई, अर्थात चीजों के भाव अनाप शनाप बढ़ रहे थे, 10% तक हर चीज के भाव बढ़ गए थे, मुद्रास्फीति 10% तक पहुंच गई थी। और ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी मुद्रास्फीति 10% पहुंची हो। विदेशी मुद्रा भंडार केवल 2 महीने के खर्चे चलाने के लिए ही बचा था। हमारी सरकार के पास जो फॉरेक्स रिजर्व होता है, विदेशी मुद्रा का जो भंडार होता है, वो केवल 2 माह तक का खर्चा उठाने के लिए बचा था। और लास्ट में तो ये 2 हफ्ता तक चलने की स्थिति में भी आ गया, केवल 15 दिन का राशन हमारे पास बचा था कि हम विश्व से व्यापार कर पाते। अब इसका रीजन माना गया कि हमारे देश की जो विदेशी व्यापार नीति है वो गलत रही, इस कारण से सिस्टम को चेंज किया गया। अब नए सिस्टम पे आते हैं। आर्थिक संकट से उभरने के लिए भारत ने अपनी आंतरिक रणनीति को त्याग दिया। अभी तक हम जो रणनीति फॉलो करते थे कि हम देश में ही चीजें उत्पादित कर लेंगे और देश का काम चला लेंगे, हमें विश्व के व्यापार के साथ जुड़ना ही नहीं है, इस नीति को हमने छोड़ दिया और नई आर्थिक नीति 1991 लाई गई। अभी हम विदेश नीति की बात नहीं कर रहे, हमने लाई आर्थिक नीति। और इस आर्थिक नीति में कहा गया कि हम विदेशी व्यापार में भागीदार बनेंगे और यहां से शुरुआत होती है भारत की जर्नी की। यहां से भारत अब विश्व के व्यापार में एक हिस्सेदार बनने वाला है, क्योंकि हमने 3 कॉन्सेप्ट को फॉलो किया: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। आप समझते हैं ये 3 प्रोसेस हमने समझे हुए हैं जब इकोनॉमिक्स का मूल तत्व पढ़ा हुआ है। खैर इस सिलेबस में ये तीनों टॉपिक नहीं दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये आपको अब आज सामने आई गए। तो हमने अपनी नीतियों को उदार बना दिया, लिबरलाइजेशन कर दिया, लिबरल हो गए हम, उदार हो गए। हमने अपनी देश नीति को विश्व के साथ जोड़ दिया, ग्लोबलाइजेशन कर दिया। और हमने सरकारी चीजों को कम करके प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया, निजीकरण कर दिया। तो निजीकरण हो गया, या इससे निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया। और इसी से अब हमारे देश में नई विदेश व्यापार नीति की शुरुआत होती है। नीति की सुधार प्रक्रिया का मूल उद्देश्य देश में एक भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना था। देखो अभी तक हमारा उद्देश्य होता था 1990 तक भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से अलग रखना। अब हमारा उद्देश्य हो गया भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, और जब जोड़ना होगा तो हमें व्यापार करना होगा। अभी तक समझ आ गया होगा कि अभी तक हमने पालन किया विश्व की अर्थव्यवस्था से भारत की अर्थव्यवस्था को अलग रखने का, लेकिन 1990 में कॉन्सेप्ट आया विश्व की अर्थव्यवस्था से भारत की अर्थव्यवस्था को जोड़ लिया जाए। और ये जुड़ेगा जब आंतरिक और बाह्य व्यापार बढ़ेगा, और यही से हमारी विदेश नीति का स्वरूप चेंज होता है। याद रखना 1990 में हमारी नीति जो है वो चेंज हुई। आर्थिक नीति 1991 के तहत आयात निर्यात के नियंत्रणों के प्रगतिशील उदारीकरण और विवेकाधीन लाइसेंस उन्मूलन की प्रक्रिया शुरू की गई। पहला स्टेप जो हमने उठाया वो ये कि हमने विश्व के व्यापार से जोड़ने के लिए सबसे पहला काम किया प्रगतिशील उदारीकरण, अर्थात लोगों को हमारे यहाँ बेचने की अनुमति छूट देने लगी, हम किसी को भी कुछ भी बेचने की अनुमति दी जाने लगी। विवेकाधीन लाइसेंस उन्मूलन, अर्थात जो लाइसेंस लेने की पद्धति थी उसको समाप्त कर दिया। इससे भारत में व्यापार बढ़ने लगा और अब धीरे धीरे भारत की आयात निर्यात नीति बनने लगेगी। इस नीति के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था के क्रमिक उदारीकरण ने भारत के निर्यात को सामाजिक और आर्थिक विकास के एक इंजन के रूप में विकसित होने के लिए अनुकूल बना दिया। अब धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए विकास का एक इंजन बनने लगी, और इसी का परिणाम है कि आज भारत विश्व में एक डिसीजन मेकिंग बॉडी या निर्णय लेने वाले संस्था या पूरे विश्व के लिए केंद्र का स्थान बनते जा रहा है। उसका एक कारण हमारा विदेशी व्यापार भी है। आगे अब हम विदेशी व्यापार नीतियों पर भी फोकस करेंगे, सारी विदेशी व्यापार नीतियों को क्रम से पढ़ेंगे। विदेश व्यापार पारदर्शिता सूचकांक के संदर्भ में भारत 1991 से 2000 की अवधि में के दौरान वृद्धि दर्ज कर चुका है। हमने देखा कि भाई जैसे ही हमने व्यापार बढ़ाया, व्यापार पारदर्शिता के लिए हमने और उपाय करना शुरू किया, और पारदर्शिता सूचकांक में 1991 से 2000 की अवधि के दौरान हमने वृद्धि की। धीरे धीरे पूरी वृद्धि करते हैं। 1991 में व्यापार जीडीपी अनुपात 17% से बढ़कर 2000 तक 27% हो गया। जो 1991 में हमारे पास टोटल पैसा आता था वो जीडीपी के 17% व्यापार से आता था, या जीडीपी में 17% हिस्सेदारी व्यापार की थी। अब वही हिस्सेदारी 2000 तक बढ़ते बढ़ते 27% हो गई।
इससे क्या ये क्यों आंकड़े बताए जा रहे हैं, ये इसलिए बताए जा रहे हैं कि आपको समझ में आए कि अब 1991 के बाद हमारी नीति में कैसा परिवर्तन आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप हमने क्या चरण उठाए। भारत के कुल व्यापारिक व्यापार में जीडीपी अनुपात 2001 से 2013-14 तक 44% बढ़ गया। ध्यान से सुनो, जो हमारा व्यापार 1990 में या जीडीपी में जो हिस्सेदारी व्यापार की 17% थी, वो बढ़ करके 2001 तक 27% तक पहुंच जाती है। और यही वर्तमान में 2013-14 में बढ़ करके 2013-14 में बढ़कर 44% तक पहुंच जाती है। सुधारों के से पहले भारत की विदेश व्यापार नीति का कार्य 1985 में 3 वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया गया। इसका यह अर्थ है कि पहले हमारे जो विदेश व्यापार नीतियां बनती थी वो केवल 3 वर्ष की योजना के रूप में बनती थी। 1990 के बाद हमने पंचवर्षीय योजना या 5 वर्षीय विदेश नीति का कॉन्सेप्ट फॉलो करना शुरू किया। 1990 के दशक में की शुरुआत में स्थिरता प्रदान करने तो 5 वर्ष की व्यापार नीतियां अपनाई गई, जिससे निर्यातकों और आयातकों के बीच में अनिश्चितताओं में कमी आई। देखो, 5 वर्ष तक के लिए एक फिक्स नीति बना देने से जो व्यापार करने वाला व्यक्ति है उसको फिक्स हो जाता है कि हाँ, अगले 5 वर्ष तक ऐसी ही नीति चलेगी, जिससे वो अपने जो आधारभूत ढांचे हैं उसको मजबूत कर लेता है या अपनी जो प्लानिंग है वो उस 5 वर्षीय नीति के अनुसार कर लेता है, जिससे क्या होता है, हमारे देश का व्यापार बढ़ता है। अभी ये बात कही गई कि 1985 तक 85 की जो अंतिम नीति थी तब तक भारत की विदेश व्यापार नीतियां 3 वर्ष की हुआ करती थी, जो 1990 के बाद में 5 वर्षीय होने लगी। अब 5 वर्षीय नीति का पालन किया जाने लगा। आगे बढ़ते हैं। विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम 1992, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधा प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। विदेशी व्यापार विनियमन और विकास अधिनियम 1992 कब लाया गया था? आपको याद रखना है, 1992 में भारत के विदेशी व्यापार को नियमित करने के लिए, विनियमन करने के लिए, इसको सही रूप देने के लिए एक अधिनियम, एक कानून बनाया गया जिसका नाम था विदेशी व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम 1992 में भारत ने आयात की सुविधाओं और भारत से निर्यात बढ़ाकर विदेशी व्यापार के विकास और विनियमन का आधार प्रदान किया। इससे हमारे देश का व्यापार और बढ़ा। एक फैक्ट है, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। विदेशी व्यापार नीति को 2004 तक आयात निर्यात नीति के नाम से जाना जाता था, ये याद रख लेना। 2004 तक जो भारत की विदेश व्यापार नीतियां होती थी उन्हें विदेश व्यापार नीति नहीं कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था आयात निर्यात नीति। याद रखना, आखिरी जो नीति थी 2004 तक की उसे कहा जाता था आयात निर्यात नीति, आयात निर्यात नीति। इसके बाद हमने उसका नाम बदलकर 2004 के बाद जो भी नीतियां आई उनका नाम रख दिया आयात निर्यात के स्थान पर विदेशी व्यापार नीति। याद रखना, विदेशी व्यापार नीति। और अब हमने समझ लिया है कि विदेशी व्यापार नीति में आयात निर्यात एक केवल हिस्सा है, साथ में वो उपाय, सुझाव या योजनाएं भी उसमें शामिल होती हैं जो सरकार विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए करती है। 2004 में तीसरी पंचवर्षीय व्यापार नीति, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना नहीं है, तीसरी पंचवर्षीय नीति है, समझना। अभी मैं सारी नीतियां आपको बता दूंगा। 2002-07 में संशोधन किए गए और यह नीति सरकार द्वारा 2004-09 की अवधि में की पंचवर्षीय योजना के साथ शामिल की गई। समझना ये क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि हमारे देश की जो व्यापार नीतियां थी वो पहली व्यापार नीति 1997 से 2002 तक 1992 से 1997 तक के लिए बनी। पहली विदेश व्यापार नीति ये थी। दूसरी विदेश व्यापार नीति 1997 से 2002 तक के लिए बनी। तीसरी विदेश नीति 2002 से लेकर 2007 के लिए बनाई गई। ये समझ आ रहा होगा आपको। देखिए, हमारी जो विदेश व्यापार नीति है उसका सही स्वरूप, विदेश व्यापार नीति, इसका सही स्वरूप 1990 के बाद मिलता है। तो 1990 के बाद जब मिलता है तो पहली विदेश व्यापार नीति 1992 में आई, जो पहली विदेश व्यापार नीति के नाम से जानी जाती है। ये 1992 से 97 तक चली, क्योंकि 1980-90 के बाद हमने 5 वर्षीय नीति का कॉन्सेप्ट अपना लिया था,
तो जब 5 वर्षीय नीति का कॉन्सेप्ट अपनाया गया तो पहली नीति 1992 से 97 बनी। फिर दूसरी नीति हमने बनाई 1997 से लेकर 2002 तक। तो 2002 तक हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी दूसरी विदेश व्यापार नीति रही। तीसरी हमारी जो विदेश व्यापार नीति है वो 2002 से लेकर 2007 के लिए बनाई गई। लेकिन यहां मैं स्टार लगा रहा हूं कि इसको हमने बीच में रोक दिया। 2002 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उसके बाद यूपीए की सरकार बन गई। तो इस यूपीए की सरकार ने उस नीति को थोड़ा चेंज करके कहा कि ये 2002 से 2007 की नीति ही अब 2004 से 2009 की नीति कहलाएगी। इसलिए याद रखना, जैसे हम पंचवर्षीय योजनाओं में पढ़ते हैं कि किस नीति का कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं था, तो हम पढ़ते कि 1974 से 78 तक की जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 4 वर्ष की थी। ऐसे ही कौन सी विदेश व्यापार नीति 7 वर्ष की थी? ये अकेली तीसरी विदेश व्यापार नीति है जो थी तो 2002 से 2007 के लिए, लेकिन 4 में सरकार बदल जाने के कारण ये 7 वर्ष की हो जाती है। अर्थात रही तो 5 ही वर्ष, उन्होंने काउंट 2004 से 2009 को ही किया, लेकिन ये फिर भी 7 वर्ष की रही। फिर 2009 के बाद हमारी अगली जो नीति आई वो 2009 से 2014 के लिए चौथी विदेश व्यापार नीति आई। 2014 से लेकर 2019 के लिए हमारी 5वीं विदेश व्यापार नीति आई। अब यहां फिर से ट्विस्ट है, उसके बाद नई नीति आती, लेकिन आ गया कोविड। अब कोविड आ जाने के कारण जो अगली 6ठी विदेश व्यापार नीति है या वर्तमान की जो विदेश व्यापार नीति है वो 2023 से लागू हो पाई। तो वो 2023 से 2028 2023 से 5 वर्ष के लिए है, ये याद रखना। तो आपको याद हो गया होगा कि आज तक देश में विदेश व्यापार नीतियां कितनी बनी? 6 बनी। अभी जो चल रही है वो 6ठी विदेश व्यापार नीति है। अब एक एक विदेश व्यापार नीति में कब क्या क्या किया गया वो मैं आपको बताता हूं। यहां हम पॉइंट पढ़ रहे थे कि नई सरकार द्वारा 2004 से 9 की अवधि में नई पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति को शामिल कर लिया, जिसे तीसरी विदेश व्यापार नीति आज तक की सबसे लंबी विदेश व्यापार नीति बनी। इसके बाद क्रमशः 2009 से 14, 15 से 20 की अवधि के लिए 2 पंचवर्षीय योजना या 2 पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीतियां और आई। इसके बाद फिर 20 से लेकर 23 तक कोविड के कारण कोई विदेश व्यापार नीति नहीं आई, इसलिए हमने 15 से 20 वाली विदेश व्यापार नीति को ही आगे बढ़ा दिया। फिर 23 से हमारे यहाँ अब नई विदेश व्यापार नीति लागू की गई है। अब हम देखते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट के रूप में हमने विदेश व्यापार नीतियां समझी। अब मैं हर एक विदेश व्यापार नीति में कब कौन कौन सी योजनाएं आई वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम वर्तमान में जो आंकड़े हैं विदेश व्यापार के, जिसमें आयात और निर्यात के आंकड़े, उन पर फोकस कर लेते हैं। देखो हमारे यहाँ 2 प्रकार के विदेश व्यापार होते हैं, एक होता है वस्तुओं का व्यापार और एक होता है सेवाओं का व्यापार। उन दोनों में क्या अंतर है? देखो व्यापार में 2 हिस्से होते हैं, एक होता है वस्तु का व्यापार और एक होता है सेवा का व्यापार। ये समझना, जब हम हमारे देश से एक हीरा बेच देते हैं तो उसे कहते हैं वस्तु का व्यापार, लेकिन जब हमारे देश से कोई इंजीनियर जाकर के गूगल का सीईओ बन जाता है और वो वहां से सैलरी कमा करके देश को भेजता है तो ये होता है सेवा का व्यापार। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। मान लो कि आईफोन अब भारत में बनने लगा, एप्पल का जो आईफोन होता है वो अब भारत में बन रहा है, तो भारत में जब वो बना तो उसको हमने जब विश्व में बेचा तो वो हमारा विदेशी व्यापार हो गया, वस्तुओं का विदेशी व्यापार। लेकिन जब मेरे जैसा कोई टीचर विश्व में जाकर के पढ़ाए और वो वहां से पैसे कमा करके लेकर आए तो उधर उसे कहेंगे हम सेवाओं का व्यापार। इसकी जगह कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, तो इनके द्वारा जो सेवाएं की जाती है उसे भी विदेशी व्यापार का एक हिस्सा माना जाता है। तो हम इसी आंकड़े को अब 2020-21 और 22-23 के कंपैरिजन में देखते हैं, 23-24 के भी आंकड़े देख लेते हैं। तो हम पहले देखते हैं वस्तु व्यापार। भारत का विदेशी व्यापार दिसंबर 2023 तक के आंकड़ों को बता रहा है, क्योंकि अब देखिए 24 के अप्रैल में आखिरी आंकड़े आएंगे, क्योंकि ये क्वार्टर वाइज चलते हैं, मतलब 31 मार्च को खत्म होंगे, तब तक हम वेट नहीं कर सकते, इसलिए हमने दिसंबर 2023 तक के आंकड़े ले लिए हैं। वह हमारा जो वस्तुगत व्यापार है वो 2022-23 में निर्यात मतलब बेचना, हमने कितने रुपए की वस्तुएं बेची? 366 अरब डॉलर की। कितने की? 366 अरब डॉलर की वस्तुएं हमने बेची। खरीदी कितने की? खरीदना होता है आयात। हमने खरीदा कितना? टोटल 548 अरब डॉलर।
इन दोनों का अंतर कितना है? 212। ये स्थिति दर्शा रही है 2022-23 की, अर्थात 22-23 में अप्रैल से लेकर दिसंबर तक हमने इतने रुपए का व्यापार किया, जिससे हमारा व्यापार घाटा जो है वो 212 अरब डॉलर हो गया। ये वस्तुओं के लिए। 2023-24 का आंकड़ा देख लेते हैं, एकदम अपडेटेड आंकड़ा है, आंकड़े में कोई गलती नहीं है, पूरी तरह सही है। हमने पिछले साल जो निर्यात किया था 336 अरब डॉलर, उससे इस साल कम निर्यात किया गया, केवल 317 अरब डॉलर निर्यात किया, जो पिछले साल की तुलना में 5% कम है। मतलब पिछले साल हमने ज्यादा निर्यात किया था, इस साल 5% कम, केवल 317 अरब डॉलर के वस्तुओं का निर्यात किया। हमने जो आयात किया वो क्या है? आयात माने खरीदा। तो पिछले साल हमने 548 रुपए का खरीदा था, इसको अरब डॉलर रहने दो, रुपए समझ लो, फटाफट समझ आ जाएगा। तो 505 रुपए पे ही हम खरीद पाए, अर्थात खरीदारी भी कम हुई और बेचना भी कम हुआ इस साल, अर्थात विदेशी व्यापार वस्तु के मामले में तो कम हुआ है। पिछले साल जो 212 रुपए का घाटा हुआ था, जो 188 रुपए, मतलब अर्थात इस साल हमारा घाटा कम हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हम अब सेवाओं में इसी चीज को देखते हैं। भारत के विदेशी व्यापार में अब सेवाओं की स्थिति देखते हैं कि सेवाओं में हमने क्या किया। देखो, वस्तु में तो हमारा नुकसान होता है, हम ज्यादा वस्तुएं खरीदते हैं, कम वस्तुएं बेचते हैं, जिससे हमारा व्यापार घाटा जन्म लेता है। लेकिन सेवाओं के चैप्टर में अलग है। निर्यात माने बेचना, तो हमारे देश से जो सेवाएं विश्व को बेची जाती है वो 239 अरब डॉलर की होती है। कितने की? 239 अरब डॉलर की 2022-23 में रही। और खरीदा कितना हमने? 135 अरब डॉलर का। इससे मतलब ये है कि अब हम यहाँ भुगतान संतुलन की स्थिति में, हमारे पास पैसा बच गया, सेवाओं में हमारे पास 104 अरब डॉलर बचा, ये व्यापार शेष कहलाता है। 2023-24 के लिए सेम आंकड़ा देख लो। 2023-24 में हमने बेचा 247 रुपए का, जो पिछले साल की तुलना में 3.5% ज्यादा है। इससे क्या समझ आएगा? इससे ये समझ आएगा कि पिछले साल जो हमने सेवाएं विश्व को दी थी, उससे ज्यादा सेवाएं हम विश्व को इस साल दे पाए, और वस्तुएं हमने कम खरीदी। बहुत अच्छी बात है, हम वस्तुएं कम खरीदें और सेवाएं ज्यादा बेचेंगे तो भारत धीरे धीरे विश्व गुरु बन जाएगा, अर्थात पूरे विश्व को हम सेवाएं ज्यादा बेच रहे हैं। हमने पिछले साल 239 अरब डॉलर की बेची थी, इस साल 247 अरब डॉलर की बेची, जो 3.5% ज्यादा हो गया। जो खरीदा हमने विश्व से सेवाओं के रूप में, अर्थात अमेरिका का डॉक्टर यहाँ किसी अस्पताल में आकर इलाज किया, पिछले साल उन्होंने 135 रुपए का इलाज किया था, इस साल हमने उसको कम कर दिया, 129 का ही किया, जो और हमारे लिए अच्छी चीज है। और हमारा जो व्यापार शेष है वो 118, देखो पिछले साल 104 था, जो इस साल बढ़कर 118 हो गया, जो हमारे लिए प्लस पॉइंट को दर्शाता है। अब भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ऐसी अर्थव्यवस्था बन रही है जहां से व्यापार में निर्यात बढ़ रहा है, आयात कम हो रहा है, अर्थात हम बेच ज्यादा रहे हैं, खरीद कम रहे हैं। धीरे धीरे ये परिवर्तन होते जा रहा है। सेवाओं में तो हम बहुत समय से बेचते ज्यादा हैं, खरीदते कम हैं, जिससे हमारे पास खूब पैसा बचता है। इसी से हमारा विदेशी जो मुद्रा भंडार है वो भी बढ़ रहा है। खैर, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने का एक कारण हमारा FDI भी है, FII भी है, लेकिन मूल कारण ये है, आप समझ लीजिए। अब हम समस्त व्यापार देखते हैं। देखो, अभी हमने केवल आयात को केवल हमने वस्तुओं को देखा, फिर हमने एक स्लाइड में सेवाओं को देखा। अब हम दोनों को जोड़ देते हैं। तो 2023-24 में भारत से जो कुल निर्यात हुआ, वस्तु और सेवाएं दोनों मिला ली जाए, तो 575 हुआ। हमने आयात कितना किया? बेचा कितना? 575 रुपए का। खरीदा कितना? 683 रुपए का। अर्थात भारत की सरकार को टोटल कितना? 118 रुपए का घाटा हुआ। ये 118 रुपए नहीं है, ये अरब डॉलर है वैसे, लेकिन मैं आसान भाषा में बोलूं तो हम समझ लें। 2023-24 में हमने बेचा कितने का? 565 का। खरीदा कितने का? 634 का। और हमारा घाटा जो है वो कम हो गया, केवल 69 हुआ। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारा जो घाटा है वो कम होते जा रहा है, व्यापार शेष जो है वो कम होते जा रहा है, हम भुगतान संतुलन की स्थिति में आते जा रहे हैं। तो शायद ये आंकड़े आपको याद हो गए होंगे, इससे स्थिति भी समझ में आ जाएगी। अब हम एक एक साल की जो व्यापार नीतियां रही, अब भी हमने समझा कि भारत की जो विदेश व्यापार नीतियां हैं वो 1992 से लेकर 97 तक पहली विदेश व्यापार नीति रही। दूसरी विदेश व्यापार नीति 1997 से लेकर 2002 तक रही। तीसरी विदेश व्यापार नीति 2002 से लेकर के
2004 होते हुए 9 हो गई, या ये लंबी नीति बन गई। चौथी जो विदेश व्यापार नीति थी वो 2010 से लेकर 2015 तक के लिए रही। पांचवी विदेश व्यापार नीति 2015 से लेकर 2020 तक रही, और फिर 3 साल का हमने गैप दे दिया, 3 साल तक इसी नीति को आगे बढ़ाया। और अभी वर्तमान में जो छठी विदेश व्यापार नीति है वो 2023 से लेकर 28 के लिए बनाई गई है, ये याद रख लेना। खैर वो हमने उस समय भी चेंजेस ला दिए थे, क्योंकि कोविड के दौरान हमने अपनी विदेश व्यापार नीति में थोड़ा परिवर्तन किया, विश्व के देशों को दवाइयां फ्री में दी, दवाइयां खरीदने के लिए थोड़ा संशोधन किया, लेकिन ये ओवरऑल इंपैक्ट याद रखना है कि वर्तमान में जो छठी नीति है वो 2023 से लाई गई है, ये याद रख लेना। अब हमने समय समय पर जो विदेश व्यापार नीतियों में किया उस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। पहली विदेश व्यापार नीति क्या थी? 1997 से 2002 तक। पहली नीति थी 1992 से 1997 तक की। इसमें हमने क्या किया है ये समझ लेते हैं। इस नीति में हमने कोई बहुत विशेष ऐसा परिवर्तन नहीं किया, केवल ग्लोबलाइजेशन, लिक्विडाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पर फोकस किया। उस नीति को इसलिए बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि हमने 1992 से लेकर 97 तक केवल फोकस किया कि हम LPG मॉडल को अपना लें। केवल ये 3 पॉइंट याद रख लो तो वो नीति पूरी इसी में समाहित हो जाती है। अगली जो नीति है 1997 से लेकर 2002 तक की, इसमें कुछ स्पेशल काम हुए, वो हमें याद रखने हैं। विश्व स्तर उन्मुख जीवंत अर्थव्यवस्था बनाकर वैश्विक बाजार के अवसरों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु आर्थिक गतिविधियों में निम्न अर्थव्यवस्था से उच्च अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना। समझ नहीं आएगा इतनी सारी बातें, सीधा एक शब्द में बोलूं, हमारी जो 1997 से 2002 तक की जो विदेश व्यापार नीति थी उसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को जीवंत बनाना। क्या था? जीवंत अर्थव्यवस्था बनाना। हो सकता है कि आपको फोन पर स्क्रीन ज्यादा छोटी हो जाए, लेकिन क्योंकि मुझे एक पूरी पंचवर्षीय योजना पूरी एक ही स्लाइड पे लिखनी थी, इसलिए मैंने छोटा करने में शर्म नहीं की, कर दिया है। तो आपको मैं खुद बता रहा हूं कि पहला उद्देश्य जो हमारी 1997 की नीति का था, 97 से 2002 की नीति का, उसका उद्देश्य था जीवंत अर्थव्यवस्था बनाना, अर्थात जागती हुई विश्व के साथ मिलती जुलती अर्थव्यवस्था बनाना। दूसरा पॉइंट था निम्न स्तर से अर्थव्यवस्था को उच्च स्तर पर ले जाना। दूसरा उद्देश्य हमने निर्धारित किया कि निम्न अर्थव्यवस्था से उच्च अर्थव्यवस्था का रास्ता तय करना। तीसरा हमने उद्देश्य तय किया कि उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक कच्चे माल, बिचौलिए, घटकों और उपभोग आदि की पहुंच हर एक व्यक्ति तक या निरंतर पहुंच को सुनिश्चित करना। तीसरा पॉइंट है बिचौलियों को हटाना और माल और सेवाओं की हर एक व्यक्ति तक पहुंच को सुनिश्चित करना। ये हमारी विदेशी व्यापार नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य उस समय थे। बाद में एक उद्देश्य जो बहुत महत्वपूर्ण चौथा जोड़ा गया, वो तकनीकी शक्ति में सुधार और रोजगार को बढ़ावा देना था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस विदेश व्यापार नीति का उद्देश्य जीवंत अर्थव्यवस्था बनाना था? 1997 से लेकर 2002 की नीति का। पूछा जा सकता है कि किस विदेशी व्यापार नीति में पहली बार तकनीकी शक्ति को बढ़ाने के प्रयास किए गए? तो आंसर होगा 1997 से 2002 तक की नीति। हो सकता है कि ये पेज आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर सही से ना दिखे, तो मैं इसे टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड भी कर दूंगा, आप वहां से इसे रीड कर लेना। अगला, इसमें कुछ विशेष सरकार ने योजनाएं चलाई, कुछ नीतियां चलाई, उन योजनाओं और नीतियों के नाम याद रख लेते हैं। पहला जो योजना चलाया गया था 1997 के टाइम पे, उसका नाम था एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स योजना। एग्जामिनर सीधा आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा किस पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति के दौरान एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स योजना चलाई गई थी? तो वो 1997 से 2002 की योजना में चलाई थी। दूसरी योजना जो इस नीति में चलाई गई उसका नाम था उन्नत लाइसेंस योजना। क्या नाम था? उन्नत लाइसेंस योजना। ये याद रखना, उन्नत लाइसेंस योजना किस पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति में चलाई गई थी? आंसर होगा 1997 से 2002। तीसरा, ड्यूटी
एंटाइटलमेंट पासबुक योजना, तीसरा है ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक योजना। आप शॉर्टकट में पासबुक योजना भी नाम याद रख सकते हो कि किस पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति में एंटाइटल्ड विदेश व्यापार पासबुक योजना लाई गई थी। तो वो 1997 से 2002 की नीति में लाई गई थी। बस इतना ही बताऊंगा मैं आपको। हमने क्या किया, 1992 से लेकर 97 की नीति को पढ़ लिया कि उसमें उद्देश्य था एलपीजी, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। इस अगली वाली जो दूसरी विदेश व्यापार नीति 1997 से 2002 तक की, उसमें क्या किया, उसमें हमने 3 उद्देश्य पढ़ लिए प्लस तकनीक वाला चौथा उद्देश्य याद कर लिया। और पांचवा हमने उससे कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई, तो 3 योजनाएं चलाई। पहली एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स योजना, उन्नत लाइसेंस योजना और ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक योजना। सीधे प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर, उन्नत, ये वाला प्रश्न, उन्नत लाइसेंस योजना किस विदेश व्यापार नीति का हिस्सा थी, वो थी दूसरी विदेश व्यापार नीति का हिस्सा, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब हम 2002 से 7 वाली जो विदेश व्यापार नीति थी उस पर फोकस करते हैं, जिसे बाद में 2002 से 7 की बजाय 4 से 9 कर दिया गया। देखो, इसे एफटीपी शब्द का फुल फॉर्म है, एफटीपी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। एफटीपी 2002 से 2007 के लिए बनाई गई थी, लेकिन 2004 में सरकार के गिर जाने से इसे 2004 से 2009 कर दिया गया, याद होगा। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि 5 वर्षों के भीतर, एक ही उद्देश्य था केवल, 5 वर्षों के भीतर हमारे विदेशी व्यापार को 2 गुना कर देना, विदेशी व्यापार को 2 गुना करना, ये इसका उद्देश्य था। खत्म हो गई बात। इसमें क्या किया गया, तो इसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट भारत में पैदा किया गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन समझते हैं आप, विशेष आर्थिक क्षेत्र या सेज नाम से इनको जानते हैं, स्पेशल सेज या विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये याद रखना, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का प्लान किस पंचवर्षीय में योजना में आया, तीसरी पंचवर्षीय योजना में आया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट, ये याद रख लेना। EPZ एक ये योजना का नाम है। अब इसमें एक पॉइंट और बता दूं मैं, फ्री जोन योजना किस पंचवर्षीय योजना या किस पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति में आई थी, वो भी इसी में आई थी। फिर एक कॉन्सेप्ट था मुक्त व्यापार क्षेत्र, मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित करने की रणनीति कब अपनाई गई, वो भी इसी नीति का हिस्सा के रूप में अपनाई गई। मुक्त बंदरगाह क्षेत्र, मुक्त बंदरगाह क्षेत्र घोषित करने की नीति कब अपनाई गई, वो भी इसी नीति के तहत अपनाई गई, ये याद रख लेना। सबसे स्पेशल है SEZ। तो ये 3-4 पॉइंट हमको याद रखने हैं। और एक योजना का नाम रखना है सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम, किस विदेश व्यापार नीति का हिस्सा थी, मैं लिख देता हूं बड़ा, सर्व फ्रॉम इंडिया किस विदेश व्यापार नीति का हिस्सा थी, सर्व फ्रॉम इंडिया जो है वो तीसरी विदेश व्यापार नीति का हिस्सा थी। शायद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा। ये छोटा है इसलिए मैं इसको बड़ा लिख भी रहा हूं। टेलीग्राम पर ये आज आपको सेंड भी कर दिया जाएगा, तो वीडियो देखते देखते अगर इसको थोड़ा जूम करके देखना हो तो आप वहां से देख पाएंगे, वैसे मोबाइल पर विजिबल होगा। अगली हमारी विदेश व्यापार नीति चौथी वाली 2009 से लेकर 2014 तक की, इसकी बात करते हैं। इसने क्या किया, इसका उद्देश्य रखा कि हमें 2014 तक हर साल 25% वार्षिक वृद्धि करनी है, वार्षिक वृद्धि दर्ज करनी है, किसमें, विदेशी व्यापार में। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए चौथी विदेश व्यापार नीति का उद्देश्य क्या था, तो एकमात्र उद्देश्य था हर साल 25% तक की विदेशी व्यापार में वृद्धि करना, इसका उद्देश्य था। और अगला पॉइंट तो 2014 तक निर्यात और आयात को 2 गुना कर देना। तो वो 2 गुना तो हम पिछली बार भी रखे थे, लक्ष्य हुआ नहीं, इस बार भी रखे, हुआ नहीं। ये मूलतः इसका हिस्सा है। अब इसके तहत कौन कौन सी योजनाएं आई ये हम याद रख लेते हैं। देखो, हमारे यहां फोकस मार्केट स्कीम नाम का एक योजना आया। कब आया,
चौथी पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति के दौरान। और इसमें हमने 27 देशों के नाम लिखे। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके से कि फोकस मार्केट नीति में कितने देशों को शामिल किया गया था, 27 देशों को शामिल किया गया था कि इन देशों पर फोकस करके व्यापार को बढ़ाना। उसके लिए आई फोकस मार्केट स्कीम नाम की योजना, ये याद रख लेना। इसके बाद इस नीति में जो सबसे महत्वपूर्ण काम और जोड़ा गया, इंजीनियरिंग उत्पाद, इलेक्ट्रिक उत्पाद, रासायनिक, परिधान या प्लास्टिक जो उत्पाद है उनका शुल्क शून्य कर दिया जाए ताकि भारत के प्रोडक्ट विश्व में ज्यादा से ज्यादा बिके। याद रखना, किस पंचवर्षीय योजना में विदेशी प्रोडक्ट्स को बेचने पर शुल्क को शून्य किया गया था, वो इस योजना के तहत किया गया था। इस योजना में इतनी ही काम की बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। 2015 से 2020 की 15 से 20 की 5वीं विदेशी व्यापार नीति ये क्या कहती है? देखो, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था निर्यात को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। क्या था? निर्यात में गिरावट के रुझान को रोकना, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाना। ध्यान से सुनना, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाना और उसमें जो कमी हो रही है उसको रोक देना, कमी को खत्म करना और निर्यात को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। और मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप देश में रोजगार मूल्यवर्धन करने की कोशिश करना। एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाएगा, मेक इन इंडिया योजना किस विदेश व्यापार नीति के तहत लागू की गई थी? याद रखना, 5वीं विदेश व्यापार नीति में हमने मेक इन इंडिया नाम का प्लान भारत में लागू किया जाए ताकि भारत में चीजों को बना करके विदेश में बेचा जा सके। ये याद रखना। विश्व में निर्यात की भारती की हिस्सेदारी को 2% से बढ़ाकर, देखो पूरे विश्व के व्यापार में हमारी हिस्सेदारी 2% थी, उस योजना के तहत उसको बढ़ा करके 3.5% करने का लक्ष्य रखा गया था। एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन पूछेगा, 2015 से 2020 की विदेश व्यापार नीति में भारत के विदेश व्यापार को बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया था? 3.5% करने का लक्ष्य रखा गया था। बस इतना ही याद रख लेना। इसके तहत हमने क्या किया, कौन सी योजनाएं लाए? ईज ऑफ डूइंग योजना आई सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्सेप्ट को किस पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति में अपनाया गया? 5वीं पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति में अपनाया गया। इसके तहत 3 योजनाएं हमने लागू की। पहला, मर्चेंटाइज एक्सपर्टीज फ्रॉम इंडिया स्कीम। ये याद रखना, मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम लाई गई। फिर इसी के मर्चेंट की जगह आ गया सर्विस एक्सपर्टीज फ्रॉम इंडिया स्कीम लाई गई। और SEZ प्रोत्साहन योजना लाई गई, प्रोत्साहन योजना। ये 3 योजनाएं लाई गई, मर्चेंटाइज एक्सपर्टाइज फ्रॉम इंडिया स्कीम, सर्विस एक्सपर्टाइज फ्रॉम इंडिया स्कीम और तीसरा है SEZ प्रोत्साहन योजना 2000। ये इस योजना के तहत 15 से 20 वाली योजना के तहत आई। पूरी तरह याद रख लो, 2015 से 20 की जो विदेश व्यापार नीति है उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था निर्यात की गिरावट को रोकना और निर्यात को बढ़ावा देना, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य था कि हमारा जो विश्व व्यापार है उसमें हिस्सेदारी 2% को बढ़ाकर 3.5% करना, उद्देश्य खत्म। फिर हमने उसमें किया, इसके तहत ईज ऑफ डूइंग कॉन्सेप्ट को अपनाकर भारत में इजी काम करने में आसानी को के कॉन्सेप्ट को या सिद्धांत को पालन किया गया। और 3 योजनाएं उसके तहत बनाई गई, मर्चेंटाइज एक्सपर्टाइज फ्रॉम इंडिया स्कीम, सर्विस एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया स्कीम और SEZ प्रोत्साहन स्कीम। ये 3 योजनाएं याद रख लेना। नाम याद रखना, मर्चेंटाइज एक्सपोर्टर्स इंडिया फ्रॉम इंडिया स्कीम, सर्विस एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया स्कीम है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम वर्तमान वाले पे। अभी तक हमने जो पढ़ा वो थोड़ा सा था दूसरी विदेश व्यापार नीतियों का। अब हम वर्तमान में जो हमारे देश में विदेश व्यापार नीति लागू है उसकी बात करते हैं। देखो, वर्तमान में विदेश व्यापार नीति, जिसको हम शॉर्टकट में अब आगे FTP कहेंगे। क्या कहेंगे? FTP, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। तो जहां पे भी FTP 2023 कहा जाए, आप समझना विदेश व्यापार नीति की बात की जा रही। अब हम इसका उद्देश्य, इसकी विशेषताएं और इसके तहत बनाई गई योजनाओं की बात करते हैं।
विदेश व्यापार नीति 2023 लाई गई। ये किसने लाई? केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मामलों के मंत्रालय ने, उसकी तरफ से पीयूष गोयल ने इसको लागू किया। और ये कब से लागू हुई? 1 अप्रैल 2023 से। देखो हमारे देश में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लागू होता है, इसलिए जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो भी 1 अप्रैल 2023 से लागू हुई, याद रखना। FTP 2023 एवं एक नीति दस्तावेज है। क्या है? एक नीति दस्तावेज है जो निर्यात को सुगम बनाने वाली समय परीक्षणित योजनाओं की निरंतरता पर आधारित है। एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन पूछेगा, वर्तमान विदेश नीति का सिद्धांत या किस सिद्धांत पर आधारित है? इस सिद्धांत पर, समय परीक्षणित योजनाओं की निरंतरता। क्या है? समय, टाइम बाउंडेड माल की डिलीवरी, एक निश्चित समय में माल को वहां पहुंचा देना, इस सिद्धांत पर आधारित है हमारी वर्तमान नीति। ये पहला पॉइंट है। त्वरित व्यापार आवश्यकताओं के लिए उत्तरदायी या क्विक एक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी नीति, इसमें ये दो कॉन्सेप्ट को अपनाया गया। पहला, एक निश्चित समय में माल और सेवाओं की डिलीवरी विश्व में करो जिससे भारत की जो वैल्यू है वो विश्व में बढ़े। और दूसरा, क्विक रिस्पॉन्स करो, अगर हमसे कोई विदेश व्यापार कुछ सामान मांगा जाता है तो उसे जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश करो। ये दो कॉन्सेप्ट को हिंदी शब्दावली के हिसाब से और इंग्लिश शब्दावली के हिसाब से याद रखना। समय परीक्षणित योजनाओं की निरंतरता, पहला पॉइंट। दूसरा, त्वरित व्यापार आवश्यकताओं के लिए उत्तरदायित्वता। तो पहले पॉइंट को इंग्लिश में कहेंगे हम टाइम बॉर्डेड डिलीवरी, कि निश्चित समय में डिलीवरी। और दूसरा है क्विक रिस्पांस डिलीवरी, अर्थात एक जब भी प्रश्न पूछा जाए क्विक रिस्पांस हो, इस प्रकार की रणनीति विदेश व्यापार नीति में अपनाई जाए। ये सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं। यह नीति निर्यातकों के साथ विश्वास और समझौते के सिद्धांत पर आधारित है। तो सबसे मूल प्रश्न ये बनता है कि 2023 की नीति किस सिद्धांत पर आधारित है? विश्वास और समझौते के सिद्धांत पर। याद रखना, इसमें दो मूल सिद्धांत अपनाए गए, टाइम पर डिलीवरी करो और क्विक डिलीवरी करो। दो बातें हो गई। फिर किस सिद्धांत पर? तो विश्वास और समझौते के सिद्धांत पर। याद रखना, विश्वास और समझौते के सिद्धांत को, इसको इंग्लिश करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ऐसे याद रखना। इंग्लिश में भी वो विश्वास एवं समझौते के सिद्धांत ही कहें अपन। आगे बढ़ते हैं। इस नीति का उद्देश्य निर्यातकों को व्यापार करने में आसानी सुविधा देना और इंजीनियरिंग और स्वचालित प्रक्रिया को अपनाना। इस नीति का एकमात्र उद्देश्य, याद रखना, स्वचालित प्रक्रिया से व्यापार को बढ़ावा देना है। क्या है? स्वचालित प्रक्रिया को अपना करके व्यापार को बढ़ावा देना है, निर्यातकों को बढ़ावा देना, इस नीति का उद्देश्य। इसके मुख्यतः 4 दृष्टिकोण या 4 स्तंभ हैं। और वो 4 स्तंभ कौन से हैं? प्रोत्साहन में छूट की ओर बढ़ना, प्रोत्साहन से छूट की ओर बढ़ना पहला उद्देश्य, पहला स्तंभ है। दूसरा है निर्यात संवर्धन का काम करना। निर्यात संवर्धन कैसे किया जाएगा? निर्यातकों, राज्य, जिला और भारतीय मिशनों के माध्यम से निर्यात संवर्धन करना, अलग अलग योजना के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश करना है, दूसरा स्तंभ है। फिर से रिपीट कर दूं, वर्तमान जो विदेश व्यापार नीति उसके कितने स्तंभ? एग्जामिनर तो सिंपल प्रश्न भी पूछ सकता है। वर्तमान जो विदेश व्यापार नीति उसके 4 स्तंभ है। पहला स्तंभ कौन सा है? पहला स्तंभ है प्रोत्साहन से छूट की ओर बढ़ना। दूसरा है निर्यात का संवर्धन करना, दूसरा निर्यात का संवर्धन करना, पहला प्रोत्साहन से छूट की ओर बढ़ना। तीसरा है ई पहल या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देना, ई पहल पर फोकस करना है, लिखा है ई पहल पर फोकस करना। और चौथा है उभरते हुए क्षेत्रों को और अधिक उभारना या उभरते क्षेत्रों पर फोकस करना, निर्यात हबों के रूप में ई कॉमर्स विकासशील जिलों की स्थापना करना, अलग अलग जिले जो निर्यात हब बन जाए उनकी स्थापना करना। इस नीति के 4 स्तंभ हैं। और आगे बढ़ते हैं। इसमें एक शब्द हमसे पूछा जाएगा, विशेष रसायन जीव सामग्री उपकरण और प्रौद्योगिकी, ये क्या है? स्कोमेट शब्द याद रखना, स्कोमेट शब्द है विशेष रसायन जीव सामग्री उपकरण प्रौद्योगिकी। ये एक योजना भी, आगे बताता हूं इसका फुल फॉर्म भी। सरकार का लक्ष्य 2030 तक उभरते भारत के समग्र निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। पहला प्रश्न इससे, वर्तमान विदेश व्यापार नीति का लक्ष्य है 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेश व्यापार तक बढ़ाना है, विदेशी व्यापार को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना, पहला काम हो गया।
सरकार द्वारा लक्ष्य सीमा पर व्यापार के भारतीय मुद्रा में उपयोग को प्रोत्साहन करना। अर्थात अभी तक हम जो व्यापार करते थे वो अमेरिकी डॉलर में किया जाता था, अब हम हर बार चीजों में बढ़ावा दे करके भारत के रुपये में व्यापार करने को बढ़ावा दे रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि भारत की विदेश व्यापार नीति का मूल लक्ष्य है 2 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार करना विश्व के साथ। दूसरा लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय रुपये में व्यापार को बढ़ावा देना और सीमा पर व्यापार में भारतीय मुद्रा का उपयोग करने को बढ़ावा देना। और इसीलिए जो जुलाई 2020 में आरबीआई द्वारा एक भुगतान निपटान ढांचे ई रुपये, हमने देखा ना ई रुपया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, ई रुपये व्यवस्था को लागू किया गया। यह उन देशों के मामले में भी हमारे लिए फायदेमंद है जहां से भारत को व्यापार अधिशेष होता है। आगे बढ़ते हैं। 2023 की जो नीति है इसकी विशेषताओं पे आते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता इसकी पुनः इंजीनियरिंग प्रक्रिया का स्वचालन। ये क्या होता है? ऑटोमेटेड सिस्टम या ऑटोमेटिक जो सिस्टम होता है उसको अपनाना। यह नीति निर्यात संवर्धन और विकास को प्रोत्साहन व्यवस्था से एक ऐसी व्यवस्था में परिवर्तित करने पर बल देती है जो प्रौद्योगिकी इंटरफेस के सहयोग के सिद्धांत पर सुविधा प्रदान करती है। इसका अर्थ हुआ कि विदेश व्यापार नीति की पहली विशेषता है कि ऑटोमेटिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए ऑटोमेटिक कार्यों के या ऑटोमेटिक व्यापार के क्रियान्वयन पर बढ़ावा देती है। दूसरा, शुल्क संरचनाओं और आईटी आधारित योजनाओं में एमएसएमई को बढ़ावा देना या एमएसएमई के माध्यम से एमएसएमई को शुल्क योजनाओं से छूट देकर विदेश व्यापार को बढ़ावा देना। दूसरा इसका विशेषता है। पहली विशेषता क्या है? ऑटोमेटिक सिस्टम, ऑटोमेटिक या स्वचालित, इसे हिंदी में कहेंगे स्वचालित व्यवस्था को अपनाना। दूसरा है एमएसएमई में शुल्क की छूट देकर के उनका जो हिस्सा है निर्यात में उसको बढ़ावा देना। और आगे बढ़ते हैं। इसकी तीसरी विशेषता है निर्यात उत्कृष्टता वाले शहरों की स्थापना करना। यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर। अभी वर्तमान में कितने हैं निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर? भारत की सरकार ने 39 शहरों को निर्यात उत्कृष्टता शहर घोषित किया है। इसमें इस नीति में 4 नए शहर जोड़ने का प्रावधान किया गया और वो 4 शहर है फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी। ये याद रख लेना। ये क्या है? टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम नाम का एक योजना लाया गया। क्या है? TEE, ये योजना है टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम। इस योजना में 4 नए शहर को ऐसे बनाया जाएगा जहां जो पैदा होता है वो केवल हम विश्व को निर्यात करें या विश्व में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए SEZ की तर्ज पर TEE, टाउन्स ऑफ एक्सीलेंस एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम के माध्यम से पहले से जो 39 शहर थे उसमें 4 नए शहर जोड़ दिए गए। समझ आ गया होगा। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। हम केवल इतनी सी बात कह रहे हैं कि जो ऐसे शहर जो गुणवत्तापूर्ण सामान विश्व में बेचते हैं उनको कहा जाता है निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर। निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर समझ में आ गया। वर्तमान में वो निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर कितने? 39। फिर हमने इस नीति में 4 नए शहरों को निर्यात उत्कृष्टता शहर बनाने की कोशिश की। उस स्कीम का नाम याद रखना, TEE। TEE का फुल फॉर्म है टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम। इससे 4 नए शहर फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी को एक्सपोर्ट करने वाले शहरों के रूप में विकसित करना है। ये याद रख लेना। निर्यातकों को मान्यता। निर्यात प्रदर्शन के आधार पर स्थिति के साथ मान्यता प्राप्त फर्मों में अब तक सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर क्षमता निर्माण की पहल की जाएगी। देखो, कुल मिला के ये कहा जा रहा है इस पॉइंट में कि निर्यातकों को, जो निर्यात करने वाले लोग हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा छूट दे करके निर्यात करने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। ईच वन टीच वन शब्द क्या है? ईच वन टीच वन, हर एक आदमी एक दूसरे को प्रशिक्षित करे। इस योजना में एक मॉडल पाठ्यक्रम को अपनाया गया है
और वो कहा गया है कि प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा हर एक उस व्यक्ति ईच वन टीच वन पहल में समान 2 स्टार और उससे ऊपर की स्थिति धारक इच्छुक व्यक्तियों को एक मॉडल पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा वृद्धि की जा सके निर्यात को बढ़ाने में। क्या है ये बात समझ नहीं आई होगी, मैं फिर से रिपीट करता हूं। देखो, हमारे यहाँ जो निर्यात करने वाले फर्म हैं, जो संस्थान है, जो व्यक्ति हैं, उनको सरकार रेटिंग देती है। किसी को 1 स्टार रेटिंग देती है, किसी को 2 स्टार, किसी को 3 स्टार, किसी को 4 स्टार, किसी को 5 स्टार, 7 स्टार तक होते हैं। तो जो 2 स्टार तक के लोग हैं उनको ट्रेनिंग दे करके उनको उनमें ज्यादा से ज्यादा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक योजना बनाई गई, जिसका नाम रखा ईच वन टीच वन। क्या नाम रखा? ईच वन टीच वन नाम की योजना से इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बस इतना ही है। अगला की जो निर्यात के मानक है उनको ढीला किया जाएगा, उनको और कमजोर किया जाएगा, ताकि निर्यातकों को पुनः निर्धारित किया जाएगा, ताकि और ज्यादा निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। मान्यता मापदंडों को पुनः निर्धारित किया जाएगा ताकि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। अगले पॉइंट पे आते हैं, जिलों से निर्यात को बढ़ाना। देखो, हर एक जिला निर्यात करने लगेगा। जैसे एक जिला एक उत्पाद के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अगर निर्यात करने लगेंगे तो भारत का विदेशी व्यापार बहुत बढ़ जाएगा। इसी को उद्देश्य बनाकर एफटीपी 2023 में राज्य सरकारों के साथ साझेदारी और जिलों को निर्यात हब पहल के रूप में बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई। याद रखना, ये पॉइंट आपको याद रहे कि इस नीति में जिले को निर्यात हब बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। अगला जो भी मैंने पॉइंट बोला था, स्कोमेट। स्कोमेट क्या होता है? स्पेशल केमिकल अर्थात विशेष रसायन। हिंदी में बोले तो विशेष रसायन, इंग्लिश में बोले तो स्पेशल केमिकल। ऑर्गेनिज्म, ये याद रखना। मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजीज, इन पांचों को निर्यात करने पर ध्यान केंद्रित करना। हम आयात तो करते हैं पेट्रोल, निर्यात करने में 5 चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है। स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजीज, इन पांचों के निर्यात को निर्यात नियंत्रण प्रणाली के तहत और अधिक बढ़ावा देना, और इसे हमने शॉर्टकट एक शब्द से डिनोट किया, स्कोमेट। याद रखना यार, ये पॉइंट याद रख लेना विशेष रूप से। ई कॉमर्स निर्यात को सुगम करना, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से जो व्यापार होता है उसको और ज्यादा सुगम बनाना। 2030 तक ई कॉमर्स क्षेत्र में निर्यात की संभावना 200 से 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचने की है, या हम उसे इतना पहुंचा देंगे, ये लक्ष्य रखा गया है। ये पूरा पॉइंट याद रख लेना। ई कॉमर्स केंद्रित बनाने वाली नीति या उसके रोड मैप का पालन किया जाए, ये भी इस नीति में मूल रूप से रखा गया है। और आगे बढ़ते हैं, इस नीति का अगला जो मूल पॉइंट है वो है ईपीसीजी। ईपीसीजी क्या होता है? निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना। निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना के तहत अनेक सुविधाएं देकर ज्यादा से ज्यादा निर्यात को बढ़ावा देना। देखो, आपको हो सकता है कि आप पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग खराब हो गया हो कि सर अब तो हमसे झेला ही नहीं जा रहा है। बस इनके नाम याद कर लो एक बार, अगर रीड भी कर लिया, एक बार सुन भी लिया ना आपने ये शब्द, तो प्रश्न जो आएगा वो इतना सरल रहेगा कि आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैं भी बहुत ज्यादा फोकस समझाने पे नहीं कर रहा हूँ, केवल वो शब्द बताने पे कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा समझा दूंगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये चीजों का अर्थ समझ लिया कि क्या है तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा चीजें, इसलिए मैं शॉर्टकट में केवल नाम बताने पर फोकस कर रहा हूँ। ये नाम याद कर लो बस। अगला पीएम मित्र, अगला पॉइंट याद कर लो, पीएम मित्र। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क। ये क्या है? हमारे देश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हम क्या करेंगे? अपैरल पार्क बनाएंगे और मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन घोषित करेंगे। बहुत सारे क्षेत्रों को मेगा ये मित्र घोषित करेंगे, मित्र पार्क बनाया जा रहा है। तो अभी भारत की सरकार ने 7 मित्र पार्क बनाने की घोषणा कर दी है, जिसमें एक मध्य प्रदेश में भी बनेगा, याद रख लेना। डेयरी क्षेत्र को प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु डेयरी का क्षेत्र का सहयोग किया जाएगा। अब और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए हम जो पर्यावरण हरित टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देती है, ऐसी चीजों पर फोकस करेंगे। इसमें बस इतना ही याद रख लो। आगे बढ़ते हैं, एमनेस्टी माफी योजना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमनेस्टी माफी योजना किस पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति का हिस्सा है?
तो वो अभी जो वर्तमान की 6ठी विदेश व्यापार नीति उसका हिस्सा है। ये उन निर्यातकों को छूट देती है जो ब्याज के कारण से निर्यात नहीं कर पाते या ब्याज और जो शुल्क उन पर लग रहा है उसके कारण से वो व्यापार नहीं कर पा रहे, उनको छूट देने की योजना है। इसमें कहा गया है कि एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जो भारत में विदेशी व्यापार को बढ़ावा देगा। तो ये सब योजनाएं आपको याद हो जाएंगी, इतनी ज्यादा कठिन नहीं है। घरेलू टैरिफ को कम किया जाएगा, घरेलू टैरिफ क्षेत्र घोषित करके घरेलू टैरिफ या घरेलू जो शुल्क है उसको कम किया जाएगा और बाकी टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए भारत के विदेशी व्यापार को बढ़ाया जाएगा। कुल मिला के वर्तमान की जो विदेश व्यापार नीति है उसको अगर मैं बहुत शॉर्टकट में 5-6 बातों से समझूं तो इसमें 5-6 विशेष शब्द याद रख लेने हैं। सबसे पहला हमें विदेश व्यापार नीति में उद्देश्य याद रखना है, कब आई ये याद रखना है, 1 अप्रैल 2023 से लागू हुई ये याद रख लेना है। फिर इसके 2 सिद्धांत याद रख लेना है। सिद्धांत कौन कौन से? समय पर डिलीवरी करो और त्वरित डिलीवरी करो, और विकास और साझेदारी का मॉडल अपनाया गया। फिर हमने इसके 4 स्तंभ देखे, ये याद रख लेना। फिर इसकी विशेषताओं में बीच बीच में मैंने कुछ स्कीम्स बताई। कौन कौन सी स्कीम्स है? जैसे एक स्कीम का नाम हमने बताया आपको स्कोमेट स्कीम, ये याद रख लेना। एक हमने आपको बताया प्रधानमंत्री मित्र योजना, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एयरपोर्ट अपैरल, एक रीजन एंड अपैरल पार्क योजना। फिर एक हमने बताया एमनेस्टी माफी योजना, एक बताया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने का प्रावधान। तो ये सब बस पॉइंट्स याद रख लेना। आपका जो विदेशी व्यापार है वो बहुत ज्यादा थोड़ा टफ है क्योंकि इसकी जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी से पहले वो समझानी पड़ती। अगर मैं इतना सारा लंबा समझाऊंगा 3 घंटे का हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन एक ही आना है इससे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश की है। आप लोग, उम्मीद है कि आप सबको ये पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा। इसके साथ हमारा बस छोटा सा एक पार्ट अब G20 सार्क और आसियान वाला बचेगा इस यूनिट में से, और एक पॉइंट भारतीय अर्थव्यवस्था की जो नवीन प्रवृत्तियां हैं वहां से उद्योग और सेवा क्षेत्र वाला जो वीडियो है वो बना लिया गया, लेकिन उसमें साउंड का प्रॉब्लम है, वॉइस का प्रॉब्लम है, इसलिए उसको वापस बनाना होगा। वो जल्दी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। हमारा जो 6ठी यूनिट का सिलेबस है वो लगभग समाप्त हो चुका है, कुछ छोटा सा पॉइंट छोड़ दिया जाए तो। आप सभी को ये अच्छे से पढ़ने में आया होगा, उम्मीद है कि किसी को इसमें कोई विशेष समस्या नहीं होगी। खैर, ये जो आर्थिक पॉलिसी है, विदेश व्यापार नीति है, थोड़ी सी टफ है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ से सारे पॉइंट्स को कवर कराने की कोशिश की है। आप सभी का विशेष धन्यवाद। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं वो विशेष रूप से इसे सभी उन लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें जिसे निःशुल्क शिक्षा की आवश्यकता है, और अपना जो भाव है, आपको जो फील होता है वीडियो देखने के बाद, उसे जरूर हम तक पहुंचाएं ताकि हमें मोटिवेशन मिले अगला वीडियो बनाने के लिए। विशेष रूप से सभी को धन्यवाद।